फिजिक्स में हम देखेंगे आज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। इससे पहले आपने देखा था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। उसमें आप स्ट्रेस, स्ट्रेन, हुक्स लॉ ये वगैरह वगैरह चीज आप समझ गए थे। समझ में आ गया? तो आज हम देखेंगे कि फ्लूइड का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। समझ में आ गया? और आप लोग साइंस का स्टूडेंट होने की वजह से ये प्रॉपर्टीज को समझना क्या होता है, जरूरी होता है। अगर ये प्रॉपर्टीज नहीं समझ पाएंगे तो शायद यहाँ पे आपको कठिनाइयाँ क्रिएट हो सकता है। समझ में आ गया? तो चलिए देखते हैं फ्लूइड का मतलब क्या होता है। उसको पहले समझिए कि फ्लूइड सॉलिड को छोड़ के, समझिएगा मेरा बात, फ्लूइड का मतलब क्या होता है, सॉलिड को छोड़ के। ये हमारा लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। बात समझ में आया मेरा? सॉलिड को छोड़ के आपका लिक्विड या गैस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्लूइड बोल सकते हैं। किसको किसको फ्लूइड बोल सकते हैं? लिक्विड और गैस को। अब यहाँ पे दो ही हमारा फ्लूइड आता है, लिक्विड और गैस। तो पहले हम थोड़ा सा ये दोनों के बारे में हम लोग बातचीत कर लेते हैं। ठीक, पहले आप समझिए कि हम सॉलिड से स्टार्ट करते हैं। चलिए, सॉलिड में क्या होता है कि इसके अंदर पे आपका मॉलिक्यूल्स होती है। आपने इससे पहले इंटर एटॉमिक फोर्स भी पढ़ के रखा है। समझ पा रही है? ये सॉलिड की हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा, ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाएं। ये मान के चलिए सॉलिड का क्या है, ये मॉलिक्यूल्स है, अंदर के एटम्स हैं। ठीक, अब इंटर एटॉमिक फोर्स में क्या घटनाएं घट रही थी कि आपस में जो एटम्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। समझ पा रही है बात? तो यहाँ पे जो अट्रैक्ट फोर्स जो लगता है, उस फोर्स को हम लोग नॉर्मल फोर्स के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे? नॉर्मल फोर्स के नाम से जानेंगे। ध्यान से समझिएगा कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इस तरह से समझिए। तो ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, किसके साथ? सरफेस के साथ और मॉलिक्यूल्स के साथ। समझ पा रही है? तो इधर से लगने वाला मतलब कि नॉर्मल फोर्स का मतलब ही होता है कि 90 डिग्री पे लगने वाला फोर्स, सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस का परपेंडिकुलर। समझिएगा मेरा बात को कि ये आपका सरफेस है, सरफेस का परपेंडिकुलर मतलब ये कितना डिग्री, 90 डिग्री। यहाँ बात करें तो ये भी कितना, 90 डिग्री। तो यहाँ पे ये जो फोर्स आपका लग रहा है, ये फोर्स को हम लोग क्या फोर्स बोलेंगे, नॉर्मल फोर्स बोलेंगे। ठीक, अब एक आता है आपका टेंजेंशियल फोर्स। क्या आता है? टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स आपका टेंजेंट पे लगता है, ये डायरेक्शन पे लगने वाला फोर्स। देख रहे हैं आप? ये डायरेक्शन पे लगने वाला जो फोर्स है, इस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? टेंजेंशियल फोर्स कहते हैं। टेंजेंशियल फोर्स। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा किसके लिए, फिजिक्स के लिए, फिजिक्स में सॉलिड के लिए। तो सॉलिड में आपको पता है, सॉलिड में आपको पता है कि इसका क्या होता है, फिक्स शेप होता है, और दूसरा क्या होता है, इसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। अब यहां पे देखिए, अगर सॉलिड के पास में फिक्स शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम होती है तो सॉलिड के अंदर पे आपका दो तरह का फोर्स काम कर रहा होगा। मेरा बात समझ में आया? कौन सा दो तरह का फोर्स काम कर रहा होगा? नॉर्मल फोर्स और टेंजेंशियल फोर्स। बात समझ में आ गया? सॉलिड में हमारा दो प्रकार की फोर्स काम करती है। पहला फोर्स क्या, नॉर्मल फोर्स, और दूसरा टेंजेंशियल फोर्स। इसीलिए सॉलिड का शेप क्या होता है, फिक्स होती है, और वॉल्यूम भी क्या होता है, फिक्स होता है। मान के चलिए कि ये सॉलिड है हमारा, इस सॉलिड को हम कहीं पर भी उठा के ले जाएं या कहीं पर रख दें तो क्या इसका शेप खराब होगा? नहीं खराब होगा। क्यों खराब नहीं होगा? क्योंकि हमको पता है कि इसके अंदर पे क्या फोर्स काम कर रही है, नॉर्मल फोर्स और टेंजेंशियल फोर्स काम कर रही है। इस वजह से
आपका इसका शेप और वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। समझ में आ गया। लेकिन समझिए आप थोड़ी सी बात हम किसका कर ले, लिक्विड की। लिक्विड ध्यान से समझिए, लिक्विड के अंदर पे क्या घटनाएं घटती है। लिक्विड में ये आपका कौन सा फोर्स था बताइए हमको, ये आपका नॉर्मल फोर्स, और इधर वाला क्या होता है, टेंजेंशियल फोर्स। केवल लिक्विड में आपका नॉर्मल फोर्स एक्ट करती है। क्या मेरा बात समझ में आया? कौन सा फोर्स एक्ट करती है लिक्विड में, केवल नॉर्मल फोर्स एक्ट करती है, जबकि आपका टेंजेंशियल फोर्स एक्ट नहीं करती है। अगर टेंजेंशियल फोर्स एक्ट करता तो इसको अगर हमको किसी शेप में रखने की आवश्यकता नहीं होती। अगर हम किसी शेप में नहीं रखेंगे लिक्विड को तो वो इस डायरेक्शन पे क्या हो जाएगा, बह जाएगा। बहेगा कि नहीं बहेगा? क्यों बहेगा? क्योंकि इधर लगने वाला आपका जो टेंजेंशियल फोर्स है, वो टेंजेंशियल फोर्स यहाँ पे ये वाला फोर्स काम नहीं कर रहा है। टेंजेंशियल फोर्स यहाँ पे काम नहीं करता है, जबकि केवल नॉर्मल फोर्स काम करता है। ये अंतर होती है आपका सॉलिड और लिक्विड में। क्लियर? क्योंकि इस डायरेक्शन पे अगर आपका टेंजेंशियल फोर्स काम करता तो इधर हमारा नहीं बहता, तब इस सॉलिड के जैसा कहीं पर भी ले जाते, उसका वॉल्यूम और शेप क्या होता, फिक्स होता था। लेकिन लिक्विड में केवल क्या काम करती है, टेंजेंशियल नॉर्मल फोर्स काम करती है, जबकि आपका टेंजेंशियल फोर्स काम नहीं करता है। क्लियर हुई बात? चलो ये बना लिया फिगर। अब यहाँ पे हम लोग का चैप्टर जो है वो क्या कहता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। फ्लूइड्स का मतलब लिक्विड या गैस। तो ये आपका लिक्विड है, तो हमको पता चल गया कि लिक्विड में केवल हमारा नॉर्मल फोर्स काम करती है, जबकि आपका टेंजेंशियल फोर्स काम नहीं करती है। समझ में आ गया? तो क्या हम इसको एक लाइन लिखते हैं? ये जो फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है लिक्विड के अंदर पे, कौन सा फोर्स, नॉर्मल फोर्स, वो क्या है, सरफेस का परपेंडिकुलर है या नहीं है? ये देखिए ये क्या है आपका सरफेस, तो इसका ये क्या है, परपेंडिकुलर। देखिए परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री। क्लियर? तो लिख लीजिए इस फोर्स के बारे में। फोर्स परपेंडिकुलर टू सरफेस, फोर्स परपेंडिकुलर टू, लिख लिए। देखिए समझिए ये क्या लिखा हुआ है, फोर्स परपेंडिकुलर टू सरफेस प्रेजेंट। यहां पे आपका परपेंडिकुलर पे लगने वाला फोर्स क्या होता है, प्रेजेंट होता है। परपेंडिकुलर फोर्स को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, नॉर्मल फोर्स के नाम से जानते हैं। बट टेंजेंशियल टू सरफेस इज एब्सेंट। टेंजेंशियल आपका जो फोर्स लगने वाला है यहाँ पे नहीं लगता है, एब्सेंट होता है। और एब्सेंट होने की वजह से ये क्या हो जाता है, बह जाता है। कौन, लिक्विड। बात समझ में आया? साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, अब ध्यान देंगे, ठीक। दूसरा पॉइंट हम बात कर लेते हैं, डेंसिटी। डेंसिटी के बारे में, डेंसिटी को डी से या रो से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आया? चलिए डेंसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डी फॉर डेंसिटी। और ये डेंसिटी मास और वॉल्यूम का क्या होता है, रेशियो होता है। मास बाय वॉल्यूम को ही हम लोग क्या कहते हैं, डेंसिटी कहा जाता है। m बाई v यानी कि मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम एक चीज आप इसको गौर करें, ध्यान से समझिएगा कि अगर हम
यहां पे इसको इस तरह से लिखें कि D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी क्या होगा M, तो D इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी V। क्या समझ में आया आप लोगों को? समझिएगा कि अगर आप मास बढ़ा देते हैं किसी सब्सटेंस का या किसी ऑब्जेक्ट का तो इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप क्या बढ़ा देते हैं? वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं तो इसका डेंसिटी घट जाएगा। समझ पा रही है ये रिलेशन को? ये कैसे होता है उसको? मान के चलिए कि आपने एक बैलून पे क्या किए हैं? हवा फूंक के भर दिए, ठीक। अब उसका जो वॉल्यूम है उसको क्या कर देंगे? घटा देंगे, तो उसका डेंसिटी क्या होगा? बढ़ जाएगा। इतना बड़ा आपने बैलून पकड़ा, अब उसका किसको घटाएंगे? वॉल्यूम को। वॉल्यूम कैसे घटेगा? अब जब आप बाहर उसको प्रेस करेंगे ना तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? घटेगा। और प्रेस कीजिएगा तो उसके अंदर पे जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो भी क्या हो जाएंगे? कंप्रेस हो जाएंगे। कंप्रेस होने से उसका डेंसिटी बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगा लेकिन वॉल्यूम घट जाएगा। समझ में आ गया? आप बैलून को और ज्यादा हवा दे के आप भर देंगे तो उसका क्या बढ़ा? वॉल्यूम बढ़ गया, लेकिन क्या घट जाएगा? डेंसिटी घट जाएगा। बात समझ में आया यहाँ पे? तो ये रिलेशन होती है, आप याद रखेंगे इसको। समझ में आया? हाँ। चलिए आगे हम लोग थोड़ा सा इसकी अगर हम बात करें इसकी यूनिट की, इसका यूनिट डेंसिटी की यूनिट देखिए यहाँ पे क्या है आपका? मास। मास के लिए क्या? केजी पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम है, वॉल्यूम यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मीटर क्यूब हो जाएगा। क्लियर? दूसरी बात और थोड़ा सा आप समझना है कि सिर्फ आप किसको समझे अभी? डेंसिटी को। लेकिन अगर हम बात करें कि एवरेज डेंसिटी का मतलब क्या समझते हैं आप, तब क्या बोलेंगे? एवरेज डेंसिटी। समझ पा रही है? चलिए, एवरेज डेंसिटी आपने जहाज देखे हैं? शिप देखे? नहीं देखे? पानी में चलने वाला जहाज देखे? टीवी में देखे हैं? अच्छा, कहीं पे देखे हैं? एक्चुअल में वो किससे बना होता है? आपका मेटल से बना होता है। समझ पा रही है? मेरे बात को ध्यान से समझना। हम किसकी बात कर रहे हैं अभी? एवरेज डेंसिटी की बात कर रहे हैं। उसमें क्या होती है? आपका मेटल्स होती है। उसमें कुछ जगह पे प्लास्टिक भी यूज होता है, कुछ जगह पे लकड़ियां भी यूज होता है। होता है कि नहीं होता है? अब इतनी सारी मटेरियल मिलके हम किसका फॉर्म करते हैं? शिप का फॉर्म करते हैं। तब अगर हम उसका डेंसिटी की बात करें तो हम अकेले उसका डेंसिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं उसका अकेले में डेंसिटी कैलकुलेट? क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि शिप हमारा बहुत सारा मटेरियल से मिलके बना हुआ है। मतलब आपका जैसे मेटल है तो मेटल का डेंसिटी अलग होगा, वहां पे लकड़ी यूज किया गया है तो उसका डेंसिटी अलग होगा, वहां पे प्लास्टिक यूज किया गया है तो उस प्लास्टिक का डेंसिटी क्या होगा? अलग होगा। तो सारा का डेंसिटी को हम क्या करते हैं? एक जगह पे मिला के उसका डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। उसी को क्या कहा जाता है? एवरेज डेंसिटी कहा जाता है। समझ में आ गया? और थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए कि अगर आप वहां पे मेटल की बात करें तो मेटल की डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से वो पानी पे क्या होगा? डूब सकता है। नहीं डूबेगा? समझ पा रही है बात? और प्लास्टिक की डेंसिटी कम होने की वजह से वो पानी में फ्लोट करेगा, तैरेगा। लकड़ी का डेंसिटी कम होने की वजह से वो भी क्या होगा? तैरेगा। तो जहाज उतनी बड़ी होने के कारण भी क्यों नहीं डूबता है? क्योंकि हम उसका एवरेज डेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं और जानते हैं कि अगर आयरन जहां पे बना हुआ है, मेटल जहां पे लगा हुआ है, उसका डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। तो जहां पे प्लास्टिक है वहां पे उसका डेंसिटी कम है, जहां पे लकड़ी है उस जगह उसका डेंसिटी और कम है। समझ पा रही है? इस तरह से पूरा बॉडी का डेंसिटी को हम लोग क्या मान लेते हैं? एवरेज मान लेते हैं। और एवरेज डेंसिटी देखते हैं तो आपका जो ब्यूयेंसी फोर्स लगता है वो क्या होता है? उससे ज्यादा पड़ता है।
इसलिए वो पानी पे क्या करता है, फ्लोट करने लगता है। अगर केवल आप मेटल का उतना बड़ा का जहाज बनाएंगे तो तैर पाएगा, डूब जाएगा। समझ पा रही है मेरा बात को? हाँ। तो समझ में आ गया होगा कि एवरेज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, कि किसी भी बॉडी में अगर बहुत सारे क्या है मटेरियल यूज किए गए हैं तो उस सारे मटेरियल का मास और पूरा टोटल का वॉल्यूम। बात समझ में आ गया? डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो एवरेज डेंसिटी का क्या मतलब, कि किसी बॉडी पे जितनी सारे भी मटेरियल यूज किए हैं उसका टोटल मास और टोटल उसका वॉल्यूम का रेशियो क्या कहलाता है, आपका एवरेज डेंसिटी कहलाता है। समझ में आ गया होगा? क्लियर? एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। ये क्या है आपका सिप, यहाँ पे क्या है वेरियस मटेरियल आर यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? कुछ कुछ जगह पे खाली रहता है आपका, उस जगह पे हवा भर जाता है, ऑक्सीजन गैस भर जाता है, वो उसका और हल्का कर देता है। समझ पा रही है मेरा बात को? लेकिन जहां मेटल है वहां डेंसिटी ज्यादा है। मेटल को अगर हम अकेले में देखें तो पानी में डूबना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम उसको पूरा एवरेज में कैलकुलेट करते हैं। समझ में आ गया? तो एवरेज डेंसिटी इज इक्वल टू, आप क्या जाने, एवरेज डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा बोलिए? मास की जगह में क्या लिखेंगे हम लोग? टोटल मास ऑफ द बॉडी। जो भी बॉडी है वहां पे जितना भी मटेरियल, वेरियस टाइप का मटेरियल यूज किया गया है उस टोटल का मास बाय वॉल्यूम की जगह में क्या लिखेंगे? टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। बात पकड़ में आई होगी? समझ पाई? डेंसिटी इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। केवल इसमें मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन नहीं होती है। ओनली मैग्नीट्यूड। इसमें क्या होता है? केवल मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। क्लियर? चलिए, आपने डेंसिटी सीखा, एवरेज डेंसिटी सीखा, लेकिन स्पेसिफिक डेंसिटी क्या है? ये कौन सा नंबर होगा आपका? 4। स्पेसिफिक डेंसिटी। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? विशिष्ट घनत्व क्या होता है? समझ पा रही है? विशिष्ट घनत्व किसको कहेंगे? मेरा बातें और पूरा ध्यान से देखेगी। जब आपने क्या देखा? एवरेज डेंसिटी देखा। तो एवरेज डेंसिटी में हम लोग जब मास ले रहे थे तो टोटल बॉडी का मास ले रहे थे। हमने एग्जांपल क्या लिया था? शिप का लिया था। उस शिप में वेरियस टाइप ऑफ मटेरियल यूज किया गया था। आपका लकड़ी हो गया, आपका प्लास्टिक हो गया, बहुत सारा वगैरह वगैरह चीज वहां पे यूज होता है। समझ पा रही है? अगर हम उसका यूनिट की बात करें, समझिएगा मेरा बात को, उसका यूनिट की बात करें तो वहां पे जितना भी हम चीजें प्रयोग किए हैं सबका यूनिट क्या होगा? अलग अलग होगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? नहीं होगा, सबका यूनिट अलग अलग। तो अब उसका यूनिट हम कैसे निकालें? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। बड़ी तकलीफ हो रही थी कि उसका यूनिट बनाए तो किस तरह से बनाए, क्योंकि वहां पे बहुत तरह तरह की चीजें मिला के बना गया है और उसको हम क्या कैलकुलेट मान लिए हैं? एवरेज डेंसिटी माने हैं। तो एवरेज डेंसिटी का यूनिट क्या होना चाहिए? बड़ा मुसीबत था। तो साइंटिस्टों ने क्या किया? उसको एक रास्ता निकाला कि उसको क्या नाम दे दिया? स्पेसिफिक डेंसिटी। समझ में आ गया? और उस डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से
कंपेयर कर दिया गया। समझ में आ गया? किसके साथ में कंपेयर कर दिया गया? वाटर के डेंसिटी के साथ में कंपेयर कर दिया गया। उसका क्या मतलब हुआ कि अब जो हम स्पेसिफिक डेंसिटी पढ़ रहे हैं, इसके पास में कोई भी यूनिट नहीं होगा। समझ में आ गया? और इसमें थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, आपको समझाते हैं कि स्पेसिफिक डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी ऑफ मटेरियल। डेंसिटी ऑफ मटेरियल, यहां पे हम कोई पार्टिकुलर नाम नहीं पकड़े हैं। जैसे हमने शिप बनाया था तो लोहा, लकड़ी, प्लास्टिक, जो भी वगैरह वगैरह चीज यूज हुआ था, तो उसको हमने एक वर्ड में क्या लिखा? मटेरियल लिखा। समझ में आ गया? तो इसी को क्या लिखे हम लोग? डेंसिटी ऑफ मटेरियल बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। इसके साथ में कंपेयर कर दिया गया। तो इस केस में क्या देखें? केवल इसके पास में क्या है? मैग्नीट्यूड है, और कोई भी डायरेक्शन की बात तो नहीं। यहां पे ये इसका कोई भी यूनिट नहीं है। ऊपर में क्या है आपका? डेंसिटी, नीचे भी क्या है? डेंसिटी। डेंसिटी डेंसिटी कैंसल, तो कुछ बचा क्या? कुछ नहीं बचा। समझ में आ गया? अब यहाँ पे वाटर हम क्यों लिए? क्योंकि हमने यहाँ पे शिप का एग्जांपल ले रखा था। शिप कहाँ पे फ्लोट करती है? वाटर पे फ्लोट करती है। इसलिए हम किसके साथ में कंपेयर कर दिए इसको? वाटर के साथ में। डेंसिटी ऑफ मटेरियल बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। समझ पाई बात? चलो, स्पेसिफिक डेंसिटी, स्पेसिफिक डेंसिटी हैज ओनली मैग्नीट्यूड। इसका मतलब समझ पाए आप लोग कि स्पेसिफिक डेंसिटी के पास में केवल क्या होती है? मैग्नीट्यूड होती है। डज नॉट होल्ड एनी यूनिट। इसके पास में कोई भी यूनिट नहीं होती है। मतलब कि इसका ये मतलब हुआ कि इसके पास में नो यूनिट। कहानी खत्म हो गया कि आप जब भी स्पेसिफिक डेंसिटी कैलकुलेट करने जाएं तो इसके साथ में कंपेयर कर दीजिए। यहाँ पे हमारा यूनिट का मामला ही क्या हो गया? खत्म हो गया। समझ में आ गया कि वहाँ पे वेरियस टाइप ऑफ मटेरियल यूज किए थे। प्लास्टिक का डेंसिटी मतलब यूनिट क्या है, लोहा का यूनिट क्या है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। वहाँ पे कुछ गैसें भी होती है खाली जगह में, तो गैस का मतलब यूनिट क्या है, उससे भी हमको कोई मतलब नहीं है। सब मटेरियल में आ गया। ठीक, और क्या बना दिया गया? एक आपका स्पेसिफिक डेंसिटी बना दिया गया। बेसिकली जो डेंसिटी होता है वाटर का, वो 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? मैक्सिमम होता है। क्या? वाटर का डेंसिटी कितना डिग्री पे? 4 डिग्री पे मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम लिख लीजिएगा ये पॉइंट को। मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर at 4 डिग्री सेल्सियस। हो गया? इस डिग्री पे वाटर का जो डेंसिटी होता है वो होता है आपका 1.00 इंटू 10 पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। समझ में आ गया? यहां पे एक सवाल कि 4 ही डिग्री पे वाटर का डेंसिटी सबसे ज्यादा क्यों होता है? बताइए। समझ पा रहे हैं मेरा सवाल कि 4 डिग्री पे ही वाटर का डेंसिटी सबसे ज्यादा क्यों होता है? बताइए। मेरा बात ध्यान से सुनेगी। कुदरत ने वाटर को एक ऐसा प्रॉपर्टीज दिया है, और इस प्रॉपर्टीज को हम लोग एनामोलस प्रॉपर्टीज कहते हैं। क्या कहते हैं? एनामोलस प्रॉपर्टीज कहते हैं कि 4 डिग्री से अगर वाटर का टेम्परेचर को घटा देंगे या बढ़ा देंगे, दोनों ही केस में इसका डेंसिटी घट जाएगा। कितना अजीब बात है। कुदरत
कैसा इसमें गुण भरा है, किसमें, वाटर में। समझ पा रही है? 4 डिग्री से वाटर का टेम्परेचर को आप घटाएंगे तब भी इसका डेंसिटी घटेगा, 4 डिग्री से अगर बढ़ाएंगे तब भी इसका डेंसिटी घटेगा। समझ पा रही है बात को? ऐसा मत लिखना एग्जाम में कि 4 डिग्री मैक्सिमम है, 3 करेंगे तो और ज्यादा हो जाएगा। और इसी प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कहते हैं, एनामोलस प्रॉपर्टीज कहा जाता है। ठीक, स्पेशल कैरेक्टर्स ऑफ वाटर लिख लीजिए यहाँ पे, स्पेशल कैरेक्टर्स ऑफ वाटर क्या होता है, एनामोलस प्रॉपर्टीज। ये एनामोलस प्रॉपर्टीज का क्या मतलब हुआ? अगर आप 4 डिग्री सेल्सियस पे आपका डेंसिटी क्या होता है, मैक्सिमम डेंसिटी होता है कि नहीं होता है? अगर 4 डिग्री से आप क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, प्लस का मतलब समझ में आएगा, तब भी इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर आप इसको क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, तब भी ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बातें समझ में आया? इंक्रीज नहीं करेगा, समझ में आ रहा है? मैक्सिमम कहां पे मिलेगी, 4 डिग्री सेल्सियस पे मिलेगी। इसीलिए आप देखेंगे कि जितना भी आपका ऑयल आता है ना पैकेट में, उसमें लिखा हुआ रहता है कि 910 ग्राम एट 4 डिग्री सेल्सियस। देखिए अब क्यों लिखा हुआ होता है, समझ में आ गया? कि अगर तुम उसको मान के चलो कि 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे लेके लाई खरीद के, ठीक, अब खरीद के लाई और बोल रही है कि नहीं मेरा तो 850 ग्राम है, और दुकानदार तुमको क्या देके बेचा है, 910 ग्राम बोल के खरीदी है। तो अब 14-15 डिग्री 28-30 डिग्री टेम्परेचर में तुम लेके लाई और उसको क्या कर रही है, मेजर कर रही है, तो उसका क्वांटिटी कितना आ रहा है, 850 ग्राम। तो तुम उसको क्या करेगी, क्लेम कर सकती है, कर सकती है कि नहीं कर सकती है? लेकिन एक चीज यहाँ पे तुम भूल रही है, वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि 910 ग्राम एट 4 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आया? इसीलिए लिखा होता है। देखना कभी लिक्विड का जितना भी है आपका, जैसे आपको क्या बता दें, जितना आपका ऑयल सब आता है, रिफाइंड ऑयल सब आता है, जितना भी लिक्विड आती है सब में लिखा हुआ रहेगा, ठीक। और यही कारण है, पता चल गया कि वो घटेगा तब भी कम होगा, बढ़ेगा तब भी उसका डेंसिटी क्या होता है, ठीक। और यहाँ पे हमने देख के रखा कि डेंसिटी अगर घटा तो उसका मास भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, मास बढ़ाएंगे तो डेंसिटी बढ़ेगा, मास घटाएंगे तो डेंसिटी घटेगा। बात पकड़ में आती है? ये है साइंस। आगे थोड़ी सी बात करें हम, ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल एयर की बात कर रहे हैं, ठीक ना। ऑक्सीजन एक पार्टिकुलर नाम हो जाता है, और हवा बोले मतलब वहां पे मतलब सारे गैस भी आ जाएंगे। इस एटमॉस्फेयर में जो गैसें हैं उसका डेंसिटी हमारा होता है 1.29 इंटू 1.29 बोलना 1.29 kg पर मीटर क्यूब, ये होता है इसका डेंसिटी। हो गया? लेकिन अगर हम किसकी बात कर लें, हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का क्या होता है 9.0 into 10 to the power minus 2, 9 इंटू 10 पावर माइनस 2 kg पर मीटर क्यूब होता है। समझ पाई होगी बात? हो गया? समझते हैं थ्रस्ट के बारे में। थ्रस्ट बाय फ्लूइड्स, थ्रस्ट समझिएगा। थ्रस्ट फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे लगता है,
थ्रस्ट फोर्स किधर लगता है? हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे लगता है, यानी कि सरफेस के साथ में 90 डिग्री पे लगता है। समझ पा रही है? थ्रस्ट फोर्स, थ्रस्ट फोर्स कहा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर फोर्स भी कहा जाता है। इसीलिए थ्रस्ट फोर्स को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर फोर्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लगने वाला फोर्स आपका हमेशा क्या करता है? 90 डिग्री पे लगता है। समझ पा रही है बात? लिख लीजिए एक लाइन, फोर्स अप्लाइड बाय फ्लूइड, फोर्स अप्लाइड बाय, समझिए मेरा बात को, ये देख रहे हैं आप, बीकर है, ठीक, इसमें आप क्या भर दिए? फ्लूइड भर दिए। हम वाटर बोल सकते हैं, फ्लूइड का मतलब हमने बता के रखा है आपको, वो क्या हो सकता है? लिक्विड हो सकता है या गैस हो सकता है, ठीक। अब इसमें क्या लगाएं आप? कोई ऑब्जेक्ट को इस तरह से डालें, तो आपने क्या लिखा? फोर्स अप्लाइड बाय फ्लूइड परपेंडिकुलर इन द सरफेस ऑफ कंटेनर। क्या मेरा बात समझ में आ गया? अगर यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, ध्यान से समझिए मेरा बात को, इधर देख रहे हैं आप, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी, तो सब क्या है? 90 डिग्री है कि नहीं है? समझ पाई होगी बात को। और इसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? थ्रस्ट फोर्स कहते हैं, जो क्या होता है? परपेंडिकुलर फोर्स होता है ना सबका परपेंडिकुलर? क्लियर? ये तो रही किसकी बात? लिक्विड की। लेकिन फ्लूइड का मतलब गैस भी होता है कि नहीं होता है? तो गैस में तो हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रेस कर सकते हैं, प्रेशर दे सकते हैं। समझ पा रही है बात? तो अगर हम किसकी बात करें? गैस की बात करें, तो गैस में हमको क्या मिलेगा? प्रेशर मिलेगा। तो प्रेशर को हम एक और भाषा में बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स को क्या बोलेंगे? प्रेशर। मतलब यहाँ पे आपका फोर्स इफेक्ट कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कैसे कर रहा है फोर्स? चारों ओर से परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो चारों ओर से अगर यहाँ पे आपका फोर्स इफेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि प्रेशर पड़ रहा है। समझ पा रही है बात को? तो प्रेशर का मतलब क्या होता है? इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स। चलिए ध्यान से समझिएगा मेरा बात को, कि आज अब गर्मी का दिन चला है, हाँ, बाजार में वाटरमेलोन बिक रहा है, बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? उस वाटरमेलोन तरबूज को हम क्या करते हैं? खरीदते हैं, खरीदेंगे और उसको इस तरह का एक, मान के चलो यही पेन को उठाएंगे और इस तरह से क्या करेंगे? दबाएंगे। समझ रही है? तो क्या देखेगी उसमें? क्या ऑब्जर्व कर पाएगी? जहां पे तुम दवाई है वहां पे थोड़ा सा गड्ढा बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? सपोज कि हम 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, किसमें? वाटरमेलन में, तरबूज के ऊपर पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाने के बाद में देखेगी वो क्या है? गड्ढा सा बन गया है। लेकिन आप उसके जगह पे क्या उठाते हैं? एक चाकू उठा लेते हैं। समझ पा रही मेरा बात को? क्या उठा लेते हैं? चाकू। और वही 5 न्यूटन का फोर्स वहां पे लगाते हैं, तो वो 2 टुकड़े नहीं होगा? 2 टुकड़ा। तो अब इसका क्या मतलब? इसमें यह चीज ऑब्जर्व किया गया कि फोर्स तो हमारा क्या था? सेम था, नहीं था? आपने जब इस पेन से वहां पे फोर्स लगाया तब भी 5 न्यूटन था, लेकिन वो हमारा क्या किया था? सिर्फ वो मार्क्स क्रिएट किया था, गड्ढा किया था। जब आपने चक्कू लेके किया, नाइफ लेके किया 5 न्यूटन का, तो उसको 2 टुकड़ा कर दिया। तो इसमें यह चीज पाया गया कि जो आपका प्रेशर है वो कहां पर भी निर्भर करता है? एरिया पर निर्भर करता है। नहीं समझ पाए? यहाँ पे जब आप इस तरह से कर रहे थे तो इसका ज्यादा एरिया था,
हाँ, और चक्कू देखिए, रोज दिन सब्जी बनाती है। हाँ, क्या छिलती है नंदिता? चक्कू से कद्दू को छिलती है। क्या छिलती है? कुछ तो छिलती होगी। हाँ, आलू छिलती है। तो आलू छिलती है तो उस चाकू का धार देखिए ना नीचे जो शार्प होता है, वो कितना एरिया है उसका? बहुत कम एरिया है। जब नहीं हमने क्या लगाया था? फोर्स दोनों में इक्वल लगाया था, प्रेशर सेम लगाया था, लेकिन चाकू उसको 2 टुकड़ा कर दिया, जबकि आपका ये उसको 2 टुकड़ा नहीं कर पाया। मतलब प्रेशर कहाँ पर भी निर्भर करता है? हमारा एरिया पर निर्भर करता है। क्लियर हुई बात? चलिए लिखिएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? प्रेशर इक्वल टू, इसीलिए तो लिखा जाता है फोर्स बाय एरिया। फोर्स, प्रेशर हमारा जो लगाते हैं वो फोर्स पर यूनिट एरिया पे डिपेंड करता है। समझ में आ गया? अब यहाँ पे फिर से कहानी आप समझ लीजिए कि फोर्स आप बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन एरिया को बढ़ा देंगे तो प्रेशर घट जाएगा। आपने एरिया बढ़ाया था तो प्रेशर वहां पे क्या हुआ? घटा। तो घटेगा तो उसको काट पाएगी नहीं। एरिया को घटा दी तो प्रेशर क्या हो गया? बढ़ गया, इसलिए खराक से काट दिया। आता है बात समझ में? जल्दी कीजिए। हो गया? चलिए अब इसका साफ साफ दिखाई देता है। यूनिट फोर्स के लिए न्यूटन्स, एरिया है मीटर स्क्वायर। ठीक, हो गया। इसको लेकिन एक स्पेशल यूनिट दिया गया जिसका नाम है हमारा पास्कल। ठीक, अब एग्जाम में पूछा गया कि यूनिट व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, तो आप न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पास्कल लिखेंगे। ठीक, आया बात समझ में? आप लोग स्कूल बैग लेके लाते हैं? लाते हैं? अब देखे हैं आप खंधा पे यहाँ पे क्या करते हैं? हैंगिंग करने के लिए वो लगाते हैं, तो वहाँ पे चौड़ा पट्टी होता है और गद्दा भी फिट होता है कि नहीं है? अगर उस चौड़ा पट्टी को हम हटा दें और वहाँ पे तार लगा दें तो आप उस बैग को आराम से ढो पाएंगे इस तरह से? क्यों नहीं ढो पाएंगे? प्रेशर ज्यादा लगेगा। क्यों ज्यादा लगेगा? एरिया कम है। जबकि आपका न्यूटन्स यानी कि वजन तो वही है। 5-7 किताब कॉपी को डालें वही वजन है, नहीं है? लेकिन उसका आप क्यों इसमें मतलब हैंग करके नहीं चल सकते? तार वाला को एरिया कम है। एरिया कम होने से और इसका एरिया ज्यादा है, मतलब प्रेशर आप टंगा के एकदम बड़ी थर्ड पार्ट से आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना? मम्मी कहती है कि एक बाल्टी पानी ला दो। ठीक, क्या कहती है तुम लोग? नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग का अंगुली दुखता है। क्यों दुखता है? उसका एरिया कम है। इसीलिए तो आजकल देखो यही फिजिक्स का फार्मूला को अपना अपना के, अब जहाँ पे तार लगा होता था ना बाल्टी पे, वहां पे रिमूव करके वहां पे चौड़ा पट्टी लगा दे रहा है। जब बना रहा था तो लोगों को नहीं पता था कि यहाँ पे फिजिक्स लागू होगा, पता चला तो हटा दिया। अब चौड़ा है तो उसको आप आराम से इसे टांग के चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एरिया ज्यादा बढ़ा, प्रेशर कम पड़ रहा है। वही जगह तार लगा देंगे, एरिया कम पड़ेगा, प्रेशर ज्यादा होगा तो आप पटक देंगे। हा? समझ पा रही है बात को? मतलब क्या समझे? प्रेशर आर चेंज अकॉर्डिंग टू एरिया। एरिया के अनुसार प्रेशर हमारा क्या होता है? चेंज होता है, बदलता है। लिखे एक लाइन लिख लीजिए। प्रेशर आर चेंज अकॉर्डिंग टू एरिया। क्षेत्रफल के अनुसार हमारा प्रेशर क्या होता है? चेंज होता है। आपने बहुत सारे एग्जांपल अपनी देखा है कि नहीं? हाँ। अब यहाँ पे अपने बर्थडे मनाए हैं आप लोग? हाँ?
उसमें तरह तरह का बैलून यूज करते हैं, Yes, sir. करते हैं कि नहीं करते हैं? Yes, sir. लंबा वाला भी, गोल वाला भी। गोल वाला जब यूज किए तो उसमें आप प्रेशर लगाते हैं Yes, sir. फुलाने के लिए। Yes, sir. तो प्रेशर का डायरेक्शन किधर होता है उस समय? किधर होता है उसका प्रेशर का डायरेक्शन? बर्थडे मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे करते हैं, बैलून लगाते हैं, Yes, sir. लंबा वाला भी लगाते हैं, गोल वाला भी लगाते हैं, दिल वाला भी लगाते हैं, नहीं लगाते हैं? सब में हवा भरते हैं। Yes, sir. तो हवा भरते हैं, मान के चलिए गोल वाला बैलून पे क्या कर रहे हैं, हवा भर रहे हैं, तो उसमें प्रेशर दे रहे हैं आप। तो उस समय उस प्रेशर का डायरेक्शन किधर? सब तरफ। तो उसका कोई डायरेक्शन है वहां पे? केवल वहां पे क्या है उसका? मैग्नीट्यूड है। इतनी सी बात समझ में आ गया? Yes, sir. आप देखे हैं लंबा वाला, डंडा वाला, Yes, sir. उसको हवा भरते हैं Yes, sir. तो उसका डायरेक्शन किधर? लंबा, Yes, sir. मतलब उसका डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड भी है। तो ये कैसा क्वांटिटी? और एक बार हमने क्या कहा, मेरा सवाल का जवाब तुम लोग दे पाएगी? एक बार पहले आप क्वेश्चन को फिर से समझिए कि आप हैप्पी बर्थडे करते हैं कि नहीं? हैप्पी बर्थडे करते हैं तो आप तरह तरह का बैलून लाते हैं। बच्चे लोग भी देखे होंगे जो डंडी पकड़ता है हनुमान का गद्दा जैसा, ये लंबा वाला बैलून ही तो होता है वो। एक गोल वाला बैलून मान के चलिए, ठीक। Yes, sir. अब गोल वाला बैलून में आप प्रेशर लगाते हैं तो प्रेशर का डायरेक्शन किधर? सब तरफ। मतलब इसका कोई एक हमारा फिक्स डायरेक्शन नहीं है। मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। इस केस में किसका? प्रेशर का। समझ पा रही है? आपका साइकिल पंचर, Yes, sir. ठीक। अब एक पंप लिए, हवा भरना शुरू किए, हवा का डायरेक्शन किधर? पार्टिकुलर डायरेक्शन पे जा रहा है, इतने जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है आपका? साइकिल के चक्का पे। प्रेशर ही तो लगा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं तो हवा चारों तरफ बढ़ रहा है, एक डायरेक्शन पे जा रहा है। तब इसमें मैग्नीट्यूड भी और, तो ये कैसा क्वांटिटी? और बैलून फुला रहे तो समय कैसा क्वांटिटी? स्केलर। मतलब एक चीज में दो क्वांटिटी आ सकता है तो? समझ पा रही है? जी बिल्कुल आ सकता है। एक चीज में दोनों क्वांटिटी एक साथ प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन इसको बोलने का क्या होता है? तरीका अलग होता है। जिसमें वेक्टर कुछ समय क्या करता है, वो स्केलर काम एक्ट करता है, कुछ समय वेक्टर काम करता है। और इस दोनों को एक साथ मिला के ना हम इसको वेक्टर कहते हैं ना स्केलर कहते हैं, इसको कहते हैं, जल्दी नहीं पता? हमको भी नहीं पता। इसको कहते हैं टेंसर। क्या कहते हैं? टेंसर कहते हैं। क्या बात समझ में आया? जिसमें दोनों गुण मौजूद होते हैं, मतलब दोनों क्वांटिटी पाया जाता है, वेक्टर और स्केलर। तो इसको नाम वेक्टर बोलते हैं ना स्केलर। क्या बोलते हैं? टेंसर। मतलब प्रेशर इज ए टेंसर क्वांटिटी। बात समझ में आया? टेंसर टेंसर। चलिए, प्रेशर इज ए स्केलर और वेक्टर बोथ क्वांटिटी। है कि नहीं है? आप यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे समझ गए होंगे। सम टाइम एक्ट स्केलर, कुछ समय क्या कैसा काम करता है वो? स्केलर। एंड सम टाइम एक्ट वेक्टर। बात समझ में आ गया? और इसको एक साथ में क्या कहते हैं? स्पेशल नाम दिया गया। स्पेशल नाम दिया गया, किसके नाम से जानते हैं? टेंसर क्वांटिटी। ठीक। और वो कौन है? प्रेशर।
मतलब स्केलर भी है और वेक्टर भी है। हो गया? Yes, sir. चलिए थोड़ा सा इसको हम एक लाइन आगे लिख लेते हैं। Yes, sir. ले सर, मैग्नीट्यूड इज ए स्केलर क्वांटिटी at a single point ध्यान दीजिएगा, प्रेशर मैग्नीट्यूड इज ए स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे है? स्केलर क्वांटिटी है। एट ए सिंगल पॉइंट, अगर प्रेशर किधर काम करे? सिंगल पॉइंट में काम करे। जैसे आपने हवा भरा था साइकिल में, तो सिंगल पॉइंट में काम किया था। सिंगल पॉइंट इट बिहेव लाइक वेक्टर क्वांटिटी। समझ पाई बात? आगे ध्यान दीजिए। बट इन ए गिवन कंटेनर, अगर हमारे पास में क्या है? कोई कंटेनर है। इट एक्ट इन ऑल डायरेक्शन, तब ये प्रेशर सभी डायरेक्शन पे क्या करेगी? एक्ट करेगी, काम करेगी। एंड क्रिएट स्ट्रेन, और चारों तरफ क्या करेगा? स्ट्रेन। स्ट्रेन में कौन सा फोर्स? डिफॉर्मिंग फोर्स, यानी कि ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को बदलने वाला। इन ऑल डायरेक्शन, समझ में आ गया? इसका कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता। समझ पाई बात? और थोड़ा सा आगे यहाँ पे हम लिख देते हैं जल्दी जल्दी। चलिए, सच क्वांटिटी which can behave like vector and scalar both are called tensor चलिए, जवाब मिल गया होगा। क्लियर हुआ? सच क्वांटिटी which can behave like vector and scalar both are called tensor quantity। बात समझ में आया? Yes, sir. करना तो और है, लेकिन क्या करें? चलिए ठीक है, कल आगे बढ़ते हैं ना।